मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान, एमपी सेलिब्रिटी के मंच पर आज हमारे साथ है श्री देवेंद्र बागड़ी जी, जो कि पिछले 20 वर्षों से ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी। सर आप अपना परिचय सब चीज़ में दीजिए। मैं एडवोकेट देवेंद्र बागड़ी, पिछले तकरीबन 20 सालों से मैं ट्रेडमार्क कॉपीराइट के क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और बागड़ी कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के नाम से मेरी फर्म है, जिसका ऑफिस मेरा चेतक सेंटर मधुबन स्क्वायर पर है। सर बहुत अच्छी बात, मतलब आप इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो पहला ही मेरा सवाल ये है कि जो हिंदी में जैसे बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार है ना, इंटेलेक्चुअल राइट जो बोलते हैं आईपीआर, वो क्या है? शुरुआत वहीं सर, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जी। जिस तरह से आपकी फिजिकल एसेट्स होती है, वैसे ही आपकी इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। अच्छा। पर वो मौजूद होती हैं, वो भी अस्तित्व में होती हैं। तो उनके जो अधिकार होते हैं उनको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन्स होती है जो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स होती है जी, ये होते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, फिर प्लांट वेराइटीज होती हैं, आपके जो सर्किट्स होते हैं, अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो ये इसके प्रकार हैं जी। तो सर क्या, क्योंकि पहले का दौर और अभी का दौर अलग अलग है, पहले के दौर में हो सकता है शायद इतना कोई ध्यान नहीं देता था, या इन आजकल तो एक पंचलाइन भी किसी की यूज़ करना है तो वो 2-4 दिन में नोटिस आ जाता है। तो ये अधिकार क्या इंडिया गवर्नमेंट देती है, या फिर ये एशिया वाइज रहता है, या फिर वर्ल्ड वाइड रहता है? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा सवाल था आपका कि ये इंडिया के लिए होता है या वर्ल्ड वाइड होता है। जी। ये एक्चुअली अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से होता है। जी। जैसे अपन यहाँ पर जो देते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट अपने को प्रोवाइड करती है जी। और अगर अपने को वर्ल्ड वाइड जाना है तो जिस भी कंट्री में अपन अपना काम करना चाह रहे हैं, ये उस कंट्री में अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ की आईपीआर डिपार्टमेंट को। अच्छा, तो क्या सर यहाँ पे बैठे बैठे भी हम दूसरी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं जी। मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल एप्लीकेशन कन्वेंशन कंट्रीज में अपन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, और क्या कोई सर यहाँ पे कोई हमने चीज़, इंडिया एंड गवर्नमेंट में कोई हमने चीज़ को कॉपीराइट किया है, तो क्या दूसरी बाहर की कोई कंट्री हमें उस पर चैलेंज कर सकती है क्या सर? वो चीज़ डिपेंड करती है। अगर अपन ने इंडिया में कोई चीज़ के लिए अगर ट्रेडमार्क कॉपीराइट या पेटेंट लिया हुआ है और बाहर की कोई कंपनी अगर उसको चैलेंज करना चाहती है तो उसको पहले अपने इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट दिखाना होगा। अच्छा। उसको ये साबित करना होगा कि वो पहले से इसको यूज करता था या वो उसका क्रिएटर है, ओरिजिनल क्रिएटर वो है। तो ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा सर, आपने बताया डिज़ाइनिंग है, प्रोसेस है, या फिर कोई लोगो है, या कोई पंचलाइन है, तो सर क्या क्या कैसे होता है? मतलब थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या कोई एक डिज़ाइन बना दी तो क्या दूसरी वही सेम डिज़ाइन कहीं वो यूज़ नहीं कर सकता, या कोई प्रोसेस है, या जैसे हम लोग आईटी कंपनी से, हमारी भी प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, कोई एक कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया, उसकी डेवलपमेंट करके दिया, तो क्या कोई कोडिंग या उस पर भी कोई इस तरीके से कॉपीराइट बन सकता है सर? देखिए सर, ये दोनों चीज़ जो आपने पूछी इसमें तो अलग अलग चीज़ें जी हैं। जी। पहले अपन उस पर आते हैं। जी। जो डिजाइनिंग है, पंच लाइन है, जो आपकी ट्रेड ड्रेस है, जी। जिसको अपन लेबल बोल सकते हैं। जी। कोई भी अपने प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है, जैसा उसका डिस्प्ले कैसा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति जो है वो डिजाइन देखता है आपका। जी। किसी को भी आपकी पैकेजिंग दिखती है, बाद में उसके फिर नाम के ऊपर जाता है। जी। अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सबसे पहले डिजाइन होती है। तो जो डिजाइन होती है उसको ट्रेडमार्क और कॉपीराइट दोनों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। अच्छा। जो डिजाइन अपन कॉपीराइट चाह रहे हैं उसके लिए अपने को पहले ट्रेडमार्क में उसकी एप्लीकेशन फाइल करना होगी, आइदर वो रजिस्टर्ड हो या अप्लाइड हो। आप उसके बाद कॉपीराइट के लिए उसको फाइल कर सकते हैं। अब कॉपीराइट जो होता है वो जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जो डिजाइन का होगा वो प्रोडक्ट के रिलेशन में होगा। अच्छा। वहाँ पर आपकी जो एक पैकेजिंग होती है उसके अंदर कई तरह के आपकी आईपीज जो होती है वो कई तरह की निकलती है। जैसे आपकी कोई डिजाइन के अंदर आपने कोई पिक्चर आर्ट यूज किया है, या कोई आपने अगर उसका किसी व्यक्ति का कोई डिजिटल पीस आपने उसमें यूज किया है, या आपने कोई मोनो आर्ट उसके अंदर यूज किया है, या कोई भी आपने उसके अंदर डिवाइस किसी भी तरह का बनाया है, कोई ह्यूमन का डिवाइस बनाया है, ह्यूमन हैंड का बनाया है, या कुछ भी आपने उसमें लोगो के
शेप का अगर आपने कोई भी यूज किया है तो जी। एक सेपरेट आईपी आपकी वो हो जाएगी। अच्छा फिर उसका जो नाम है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेन। देन उसके बाद में आपका जो उसकी पूरी ओवरऑल डिजाइनिंग है जी। उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा जो उस डिजाइन के साथ में जो नाम जा रहा है आपका, उस शेप के साथ में जो नाम जा रहा है, एक वो सेपरेट आपका ट्रेडमार्क कहलाएगा वो। तो इस तरह से एक डिजाइन के अंदर काफी सारी आपकी जो अच्छा। वो होती है जी। आईपीज आपकी उसमें निकल सकती है। जो पंच लाइन होती है जी। उसको आपको ब्रांड नेम के साथ में भी रजिस्टर कराना है। अगर आप सेपरेट चाहते हैं तो सेपरेट लगा सकते हैं, बट आपको ब्रांड नेम के साथ में भी, क्योंकि आप उसको यूज ब्रांड नेम के साथ में करेंगे सही तो कहा। आपको उसको ब्रांड नेम के साथ भी फाइल करना पड़ेगा उसको। जी। और सर ये जो डेवलपमेंट की मैंने बात बताई उसमें क्या चीज़ जो रहती है? आपने कोडिंग की बात जी करी सर। है सर, कोडिंग जो होती है जनरली कॉपीराइट में जाती है, सॉफ्टवेयर के कोडिंग होती है। जी। अब उसके अंदर भी कई तरह के कॉपीराइट्स होते हैं सर। जी। एक तो आपका जो होता है वो डिजाइन कॉपीराइट होता है। जी। जो आपकी सॉफ्टवेयर का जो लेआउट दिख रहा है जी। वो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। अच्छा। फिर उसकी जो कोडिंग है जी। वो उसका कॉपीराइट होगा। अच्छा। फिर उसके अंदर का जो कंटेंट है जो आपने यूज किया है अच्छा। वो भी उसका अलग से कॉपीराइट होगा। ओके, इसका मतलब कि आज के समय में हर चीज़ को आप कॉपीराइट करवा सकते हो बशर्ते कि अच्छा बट कुछ सर्टेन चीजें हैं जिनको आप करवा सकते हैं। अच्छा। और अगर सर पहले से ही कॉपीराइट है हम्म। तो फिर क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? सर अगर पहले से वो चीज अगर कॉपीराइट है जी। तब तो वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा। अगर आप सेम चीज की अगर यूज कर रहे जी। हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा। जी। आपको अगर कुछ उसमें से आपने कुछ पार्ट उठाया है और बाकी आपने क्रिएट किया है तो वो फिर भी अच्छा चल सकता है। चल सकता है। बट अगर आपने टोटली कॉपी कर दिया देन फिर वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा और सामने वाला आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात बताई। सर ये भी जानना था कि एक तो टाइम कितना लगता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि टाइम लग जाता है ये सारी प्रोसेस में। दूसरा सर ये भी था कि कई लोगों या कई चीज़ों पे टीएम लिखा रहता है और एक जगह पे कुछ आर लिखा रहता है, तो इन दोनों का मतलब क्या है? क्या होता है कि एप्लीकेशन फाइलिंग जी। से लेकर रजिस्टर्ड होने की जो प्रोसेस होती है कोई भी पर्टिकुलर ट्रेडमार्क की, जी। वो डिपेंड करती है कि उसमें एग्जामिनेशन जो हुआ है उसमें किस तरह का ऑब्जेक्शन है। सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन लगा है डिपार्टमेंट है, सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन है। अगर ऑब्जेक्शन आते हैं देन फिर उसमें समय लगता है। अपन रिप्लाई फाइलिंग करते हैं, जो एडवोकेट होते हैं वो रिप्लाई फाइल करते हैं उसका। फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट उस रिप्लाई को एग्जामिन करता है वापस से। जी। अगर रिप्लाई से सेटिस्फाई हो जाता है डिपार्टमेंट तब तो उसको वापस से पब्लिश कर देता है। जी। यदि रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होता है डिपार्टमेंट देन फिर उसके लिए वो हियरिंग कॉल करता है कि आपका पक्ष सुनेगा वो। अच्छा। कि हमने जो ऑब्जेक्शन उठाया था उस पर आपका क्या कहना है। आपके रिप्लाई से हम सेटिस्फाई नहीं है जी। यदि आपके पास और कुछ भी फर्दर इंफॉर्मेशन है, कुछ एविडेंस है, कुछ है, तो आप उसमें हमको फाइल करके हमारी समक्ष आप उसमें अपनी बात रखिए। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें करीबन 1.5 से 2 साल का समय निकल जाता है। अच्छा। एप्लीकेशन फाइलिंग से हियरिंग आने तक अच्छा। की प्रोसेस। फिर उसके बाद में हियरिंग में आइदर या तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिफ्यूज करेंगे। रिफ्यूज कर दिया तो आपका ऑप्शन वही खत्म हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन वही खत्म हो जाती है जी। यदि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया देन फिर जितनी भी एप्लीकेशंस गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है उनको हर 7 दिन के अंदर, हर मंडे की मंडे डिपार्टमेंट का एक जर्नल निकलता है, उसमें उसको पब्लिश करती है। अच्छा। वो पब्लिकेशन होता है 4 मंथ्स का। अच्छा। तो वो 4 मंथ्स का अपन पब्लिक ऑब्जेक्शन का पीरियड जो होता है उसको अपन वेट करते हैं। यदि वो 4 मंथ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है देन फिर वो रजिस्टर्ड होकर अपने सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है। जी। तो ये सेकंड जी। इस जी। पूरी प्रोसेस में ये मानकर चलिए अभी डिपार्टमेंट का पास जो पेंडेंसी है वो काफी ज्यादा हो गई है। अच्छा। मैन पावर कम है डिपार्टमेंट के पास में। जी। जी। तो काफी समय लग रहा है अभी ये मानकर चलिए 10 महीने से लेकर 2.5 से 3 साल का समय नॉर्मली अभी लग रहा है एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड होने में। जी सर। और जो टीएम होता है, जी सर। टीएम का मतलब होता है कि आपने अप्लाई किया हुआ है बट अभी आपकी पब्लिकेशन पेंडिंग है, आपको अच्छा। रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं हुआ है। अच्छा। और आर का जो मतलब होता है वो होता है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया है, हो चुका है, रजिस्टर्ड होकर आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है उसका। अच्छा। और वो कहीं ऑनलाइन भी वेबसाइट में गवर्नमेंट दिखाती है कि? डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है जी। ipindia.gov.in, अच्छा। उसके ऊपर आप जाकर के अपने सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स है, एप्लीकेशन नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हैं। जी। अपनी पूरी एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा। क्या क्या प्रोसीडिंग्स उसमें हुई हैं, किस स्टेज पर है, वो सारी चीजें आपको उस पर डॉक्यूमेंट भी इवन सारे जो आपने एप्लीकेशन फाइलिंग के टाइम पे लगाए थे, यदि आपका मैटर अपोजिशन में चल रहा है तो जी।
जो TMO होता है, नोटिस ऑफ अपोजिशन, वो आप उस पर देख सकते हैं। आपने अच्छा। काउंटर फाइल किया है तो उसके नोटिस आप उस पर देख सकते हैं, अपना काउंटर देख सकते हैं। जो रूल 45 के एविडेंस होते हैं वो जी। एविडेंस आप उस पर देख सकते हैं। आपके द्वारा फाइल किए गए रूल 46 के एविडेंस आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो जी। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है अच्छा। और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई उसके लिए आपको चार्ज भी नहीं देना, ना कोई कहीं लॉग इन करना है उसके लिए। आपको सिंपली ipindia.gov.in पर जाना है। जी। यदि आपको वो साइट ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपल गूगल के ऊपर TM स्टेटस लिखेंगे हाँ। तो सबसे पहला लिंक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का आएगा। जी। उस पर आप एप्लीकेशन नंबर डालिए, आपको सारी डिटेल आपकी वहाँ पे मिल जाएगी। जी। सर एक ये भी रहता है कि कोई एक अमाउंट किसी हर एक व्यक्ति का रहता है ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का, उस अमाउंट में क्या अगर उसको रिजेक्ट होता है या उसके ऊपर कोई अलग से चीज़ें होती तो उसकी हायरिंग और उससे रिलेटेड भी वो कॉस्ट रहती है या फिर उसकी कॉस्ट अलग से काउंट होती है? कई बार कुछ लोग नॉमिनल कॉस्ट में मार्केट में 1,000 5,000 या XYZ अमाउंट में कर लेते हैं, बाद में फिर सर वो नई नई चीज़ें मतलब निकलती जाती, तो ये चीज़ क्या है सर? देखिए, कॉस्टिंग जो होती है, ऑफिशियल फीस जो होती है वो वन टाइम आपको पे करनी है जी। डिपार्टमेंट की। के फिर उसके बाद जो एडवोकेट या जो अटॉर्नी आपके लिए वर्क कर रहा है जी सर, उसकी भी एक सर्टेन अमाउंट की फीस होती है जी सर, जिसमें उसकी कोई लिमिटेड सर्विसेज होती है। जी तो फर्स्ट पार्ट आपने उनको वहां पे कर दिया। जी अब वो डिपेंड करता है कि वो एडवोकेट ने आपको क्या कोटेशन दिया है, जी, उसमें उसने क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड की है, अच्छा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। यदि उसने एप्लीकेशन फाइलिंग की ही आपसे फीस ली है, प्रिपरेशन और फाइलिंग की, जी, देन फिर वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट के रिप्लाई पे आपसे फीस ले सकता है। उसके बाद जब हियरिंग कॉल होती है तो हियरिंग के टाइम पे आपसे फीस ले सकता है। ये सब एडवोकेट की फीस है या अटॉर्नी की फीस है। तो ये ऐसे कितने पॉइंट है सर जिनका ये एंड यूजर को ध्यान होना चाहिए कि इन आखिरी तक वहां तक का मतलब आपके पास एक प्रपोजल पूरा आना चाहिए? जी, सबसे पहले आपकी जो सर्च होती है वो जी। कंडक्ट की जाती है। अच्छा। सर्च करने के बाद में आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर की जाती है जी। और फाइल की जाती है। जी फिर उसके बाद जो होता है डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करता है जी कि कोई सिमिलर मिलता जुलता मार्क तो नहीं, आइडेंटिकल मार्क जी। तो नहीं है, या कोई ऐसा वर्ड तो नहीं, डिस्क्रिप्टिव वर्ड तो नहीं है जो किसी पर्सन से, किसी प्लेस से या कोई फेमस चीज से उसका नाम मिलता जुलता तो नहीं है, या जी। कोई डिक्शनरी का ऐसा वर्ड तो नहीं है जो डायरेक्ट आपको आपके ब्रांड नेम से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, अच्छा। या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आपके प्रोडक्ट का डिस्क्राइब कर रहा हो। जी। यदि ये सब रहता है तो गवर्नमेंट उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट करती है। जी। उसमें वो ऑब्जेक्शन बताती है कि हमको ये ऑब्जेक्शन है उसमें, तो उसका रिप्लाई उसमें सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद रिप्लाई से अगर सेटिस्फाई नहीं होता है डिपार्टमेंट, देन फिर वो उसके लिए हियरिंग कॉल करता है। अच्छा। तो हियरिंग का भी एक सर्टेन अमाउंट होता है, वो ऑफिशियल नहीं होता है, वो एडवोकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने फीस में इंक्लूड किया है या नहीं किया अच्छा। है। तो एक अमाउंट हियरिंग का हो जाता है। उसके बाद में फिर जब एक्सेप्ट हो जाता है, जब वो 4 मंथ के पब्लिकेशन पीरियड पर जाता है, जो अपोजिशन पीरियड भी होता है, तो उसमें अगर कोई दावा आपत्ति आती है किसी थर्ड पर्सन की, तो उसका फिर एक सर्टेन अमाउंट अलग होता है। जैसे TMO नोटिस ऑफ अपोजिशन सामने वाला फाइल करेगा, उसका आपको डिपार्टमेंट उसका एक नोटिस इशू करेगा, आपको 2 महीने के अंदर उसका काउंटर करना होता है। जी। तो काउंटर करने की ऑफिशियल फीस भी होती है, फिर ड्राफ्टिंग और पिटीशन फाइलिंग की फीसेस भी होती है। तो वो टोटल अमाउंट डिफरेंट हो जाता है अच्छा। उसके। वो केस भी चलता है तो 3-4 साल 5 साल निकल जाते हैं उसमें। अच्छा। उसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। आप सबसे पहले सामने से आपका काउंटर नोटिस ऑफ अपोजिशन आएगा, फिर आप जी। उसका काउंटर करेंगे। उसके बाद में फिर सामने वाला जो है उसके अपोजिशन के सपोर्ट में एविडेंस फाइल करेगा रूल 45 में, फिर रूल 46 में आप अपनी एप्लीकेशन के सपोर्ट में एविडेंस फाइल करेंगे। अच्छा। रूल 47 में जो आपने रूल 46 का जो एफिडेविट दिया है, जी। जो आपने एविडेंस दिए हैं, फिर अपोनेंट उसको काउंटर करेगा रूल अच्छा। 47 में। उसके अच्छा। बाद फिर हियरिंग की प्रोसेस आती है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग लंबा प्रोसेस है, सही बात है। 2 से 3 साल 4 साल इसके अंदर आराम से निकल जाएगा। अच्छा, और वो जो प्रपोजल है उसमें ये सारी चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए कि ये प्रोसेस हाँ, होगी, मतलब तब जाके आप पॉइंट आपको अपने एडवोकेट से डिस्कस डिस्कस करना या है। जो भी कंसल्टेंट है उससे आपको डिस्कस करना चाहिए। सही बात है। कई लोगों को लगता है बस एक अमाउंट दे दिया और बस हमारा बस फाइनली 2-3 साल में, बहुत लोगों को लगता है। सही बात है, ये बात सही कही। ये बहुत लोगों को लगती है। सही कहा। आपको हम ऑलरेडी फीस दे चुके हैं। हाँ, दे बट चुके क्या हैं। होता है ना कि क्लाइंट ये चीज नहीं समझता है कि एक एडवोकेट को कितनी जगह पर अपना समय देना होता है, अपना जो एक्सपर्टीज होता है उसका कितनी जगह यूज होता है। सही बात है। और सर जहाँ मतलब एडवोकेट भी उनको क्लाइंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करे तो हो सकता है ये गैप खत्म हो जाए, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम से।
जनरली क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है वो इन चीजों से अवेयर नहीं होता ना है। उसको प्रोसेस पता हाँ। होती है, ना उसको इस चीज के बारे में कोई ज्यादा ज्ञान होता है। ज़्यादा ज्ञान, सही बात है। तो आपको ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उसको पहले सारी चीजें क्लियर बताएं, ये बात सही बोली कि सर आपने। क्या क्या पॉइंट आपके इसमें कवर कवर होंगे या होंगे। क्या क्या सर्विसेज हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जी सर। अच्छा सर, दूसरा ये भी है कि कई बार कई लोगों से सुना हुआ है कि कोई भी चीज़ पेटेंट करवाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, मतलब ज़्यादा कॉस्टली कोई चीज़ होती है, तो ये क्या कॉस्ट क्या पूरे वर्ल्ड वाइड रहती है, इंडिया की अलग कॉस्ट है, और कैसे इसको, मतलब कई लोगों के पास इनोवेशन बहुत बढ़िया उन्होंने बनाया रहता है, पर जब वो गवर्नमेंट के पास या कुछ के पास जाते तो मतलब बहुत बड़ी फीस उनको देनी पड़ती, कोई एक पेटेंट के लिए या कोई एक इनोवेशन के लिए, तो वहाँ पे फिर व्यक्ति बंदा जो है पीछे हट जाता है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं सर? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए जो फीस होती है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज ही क्लियर करता हूं कि पूरे विश्व में जी सबसे सस्ता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो फीसेस हैं जी, वो अपने भारत में सबसे कम है। क्या बात पूरे है? विश्व के मुकाबले में। अच्छा। पूरे विश्व में सबसे कम फीसेस अपने इंडिया में है। जी अब अपन बात करते हैं सर ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क की बहुत नॉमिनल फीस है जी बहुत ज्यादा फीसेस नहीं लगती है ट्रेडमार्क में। कॉपीराइट में थोड़ी सी हायर साइड पर जाती है फीसेस। जी इसके अलावा जो पेटेंट होता है, जी सर। इनोवेटर्स के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीमें भी निकाल के रखी अच्छा। हुई है। जो आईपी फैसिलिटेटर्स स्कीम है, उसमें अगर एडवोकेट ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो गवर्नमेंट उसको फीसेस और वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है। जी। आप इनोवेशन लेकर आइए उनके पास में, जी वो फाइल करेगा और उसका जो फीस का जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको करेगा। जी ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं। स्टार्टअप जो एमएसएमई है, उद्यम रजिस्ट्रेशन जो किया हुआ है, एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है उसके भी अलग अलग स्कीम्स चलती हैं इसके लिए। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको स्कीम्स मिल जाएंगी इसके लिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए काफी कुछ किया हुआ है गवर्नमेंट ने भी, भारत सरकार ने काफी स्कीम्स भी निकाली हुई हैं और समय समय पर आती रहती हैं स्कीम्स। ठीक है। और सर अगर रजिस्टर्ड का आर मिल गया 2-3 साल बाद, तो उसकी अवधि कब तक रहती है, मतलब वो कब तक आप उसको आर मिलने के बाद उसकी जो अवधि होती है वो 10 साल होती है, पर वो 10 साल काउंट होते हैं आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन से। अच्छा। आपकी डेट, आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपने आज फाइल की है जी। वो प्रोसेस में चलते चलते आपको हो सकता है 10 महीने में मिल जाए, हो सकता है 2.5 से 3 साल लग जाए, पर आर मिलने के बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से वो 10 साल काउंट होते हैं। और तो क्या से आपके बचे हैं आपके पास 7 साल उसके रजिस्ट्रेशन के। जी। तो 7 साल बाद आपको फिर उसका रिन्यूअल फाइल करना है। और डेट जो आपकी होती है रिन्यूअल की, उस डेट से आप 1 साल पहले से आप उसका रिन्यूअल फाइल कर सकते हैं। जी। पहले 6 महीने था, अभी रूल 2017 जो डिपार्टमेंट ने रूल 2017 जो निकाले हैं जी, उसमें उन्होंने साल भर कर दी उसकी अवधि। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। सर मैं चाहूँगा कि जैसे अभी स्टार्टअप बहुत सारे आ रहे हैं, नए नए युवा, कुछ भी रातों रात आइडिया आता है उनके माइंड में और दूसरे दिन से ही या तो डेवलपमेंट या फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं, और फिर बाद में बहुत ज़्यादा काम आगे बढ़ने के बाद पता चलता है कि ये ट्रेडमार्क और नाम और ये सारी चीज़ें तो करवा ही नहीं। तो उन युवाओं को और उन स्टार्टअप को आप क्या कहना चाहोगे सर, कैसे शुरुआत करें? जी देखिए क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप जो होता है जी, वो जब तक रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप नहीं माना जाएगा जब तक वो डीपीआईटी से रजिस्टर्ड ना हो। अच्छा। या डीआईपीपी जो उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जब तक वो वहां से रजिस्टर्ड ना हो उसको स्टार्टअप की कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। आज के युवाओं में बहुत भ्रांतियां हैं इस चीज की जी कि हमने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लिया, हमने एक नया स्टार्टअप खोला है। सही बात है। जबकि स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है वो जब तक आप उसको, या तो इनोवेशन आपने कोई इनोवेटिव वर्क किया हो कोई आईटी कंपनी में या कुछ इसी तरह से सिमिलर उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसमें जी, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने उसको रजिस्ट्रेशन करवाया डीआईपीटी से, तब जाकर के वो स्टार्टअप कहलाएगा। तो स्टार्टअप जो है वो या तो कोई कंपनी हो सकती है या कोई एलएलपी हो सकती है। जी। तो आप जब भी कंपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने जाते हैं तो वहां पर भी सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क में ही जाकर के नाम चेक करना रहेगा कि वो नाम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ तो नहीं है जी, या उससे मिलता जुलता सिमिलर नाम तो कहीं नहीं है। इसका जो फोनिक्स होता है, जो फोनेटिकली अपन जो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन जिसको अपन बोलते हैं, या आपकी स्पेलिंग डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, तब भी आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा उसका, या तब भी आपको वो नाम नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपकी पहले डिसाइड हो जाती है, उसके बाद आप किसी ना किसी कंसल्टेंट से ही इसको कंपनी को बनवाएंगे। तो आप उससे ये सारी चीजें डिस्कस कीजिए
कि इसमें आगे जाकर के हमारी जो आईपीआर होंगी, हम यह ब्रांड निकालना चाहते हैं, इसमें इस कंपनी के अंदर हम लोग ये प्रोडक्ट निकालेंगे, या हम इस तरह से इसमें आईटी का डेवलपमेंट करेंगे। तो कोई अगर आप नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, या कोई नई यूनिक प्रोसेस से आप लोग आगे जा रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको पेटेंट पे जाना पड़ेगा। आप अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के लिए देखना होगा जी। तो इस तरह से आपको आपका जो कंसल्टेंट है, जो फर्स्ट कंसल्टेंट आपका रहेगा, जिससे आप आपकी कंपनी या जो भी आप बनवा रहे हैं, जिससे बाकी की जो लीगल चीजें हैं, जैसे लाइसेंसेस हैं, फूड लाइसेंस, फूड इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, फूड टेक आपने कुछ बनाया है, फूड लाइसेंस के लिए जा रहे हैं, या आप उसमें कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो इस तरह जो आपकी कंपनी कॉर्पोरेट कर रहा है कंसल्टेंट, आपको उससे ये चीजें आपकी एक बार पूछनी चाहिए। और सर ये भी होता है कि कई सालों मतलब अपन कोई नाम यूज़ कर रहे हैं बहुत सालों से, उसके बिल भी अपने पास है, उसके विजिटिंग कार्ड है, 5-10 सालों से कोई एक नाम यूज़ कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, पर अपन नाम यूज़ कर रहे हैं, और फिर एकदम से कोई नोटिस आता है कि ये नाम आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये हमने ट्रेडमार्क करवाया। तो क्या उसके ऊपर हम फाइट कर सकते हैं कि हम तो 10 साल से इस नाम को यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी बिल है, ये हमारी ये मतलब एविडेंस दे के, और एकदम से कोई नई कंपनी आके बोलती कि ये नाम अब हम ले रहे हैं, मतलब ये हमारा हो गया है, और सामने वालों को पता ही नहीं, तो उस केस में क्या होता है सर? सर डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट मार्क है जी, और जो आपका यूज कर रहा है ऑलरेडी पहले से मार्केट में, या जो भी उस चीज को क्लेम कर रहा है जी, तो सबसे पहले वो देखा जाएगा कि इनकी चैनल क्या है, इनका बिजनेस क्या है। अच्छा, यदि इनका बिजनेस सेम है, चैनल सेम है, तब तो वहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, यदि आपका रीजन अलग है, बिजनेस अलग है, बट वो नाम आपका कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, आपके प्रोडक्ट और सामने वाले के प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क है, देन फिर वहां पर आपको वो चीज ब्रांड हो जाती है। अच्छा, कोई फार्मा में और कोई दूसरा रियल एस्टेट में या किसी और में, तो वो अलग अलग कैटेगरी है, वो चीज उसको हो जाती है, बशर्ते वो वेल नोन ब्रांड नाम हो। अच्छा, जैसे आपने माणिकचंद और मालिकचंद का केस आपने सुना होगा जी जी जी। माणिकचंद को अपना नाम बदल के आरएमडी करना पड़ा जी, वो सिमिलर मालिकचंद और माणिकचंद के लिए ही उनको वो नाम अपना बदलना पड़ा। माणिकचंद एक बहुत बड़ी कंपनी थी, एक बहुत बड़ा ब्रांड था जी, उसके बाद भी उसको अपना नाम चेंज करना पड़ा क्योंकि उनकी चैनल सेम थी, ट्रेड भी सेम था, प्रोडक्ट भी सेम था। अच्छा, और प्रोनाउंसिएशन भी गुटका जो था जी वो एक ही कैटेगरी, सही बात है। ट्रेड चैनल भी सेम था जी, प्रोडक्ट भी सेम था, एरियाज भी सेम हो रहे थे, इसलिए उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा। सही कहा, नहीं बिल्कुल सही उदाहरण आपने दिया है। और वो प्रोनाउंसिएशन में भी सेम, मतलब माणिकचंद और माणिकचंद बोलने में मतलब मालिकचंद और माणिकचंद जी जी फोनेटिकली कहीं ना कहीं मैच हो रही थी जो जनरल पब्लिक को कंफ्यूजन क्रिएट करती है। हाँ, इसलिए उनको वो नाम चेंज करना। उन्होंने आपने देखा माणिकचंद की जो डिजाइन थी, जो पैकिंग थी जी, उस पे उन्होंने केवल उनका नाम चेंज करा, पैकिंग कुछ भी चेंज नहीं हुई थी। अच्छा, जो पैकेजिंग की जो डिजाइन थी, जो उनका पाउच आता था जी, वो पाउच की डिजाइन सेम थी। अच्छा, माणिकचंद उस पे लिखा आता था, उसकी जगह आरएमडी कर दिया। तो डिजाइनिंग पे क्योंकि कोई कॉपीराइट नहीं था, इसलिए शायद वो कॉपीराइट का कोई मैटर नहीं था, इसमें केवल नाम का इशू था। ओके, इस वजह से उन्होंने केवल नाम चेंज किया, उसका पैकेजिंग डिजाइन अपनी चेंज नहीं की उन्होंने जी। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई सर काफ़ी सारी बातें ट्रेडमार्क से रिलेटेड, कॉपीराइट, पेटेंट्स, मतलब मेरे तो सारे सवाल ऑलमोस्ट कवर हो गए। कुछ रहेगा तो डेफिनेटली सर आपको मैं वापस बुलाऊंगा हमारे मंच पर। और सर एक आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि हम मध्य प्रदेश की मिट्टी और मध्य प्रदेश का सम्मान, हम उस लाइन को लेके चल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों से हम बातचीत करें जिनके बातों से, जिनके नॉलेज से मध्य प्रदेश में सकारात्मक बदलाव आए। तो आप मध्य प्रदेश को कैसे देखते हो सर आप? देखिए हेमंत जी, मध्य प्रदेश जो है वो अपना वो बहुत डाइवर्सिफाइड स्टेट है अपना जी। तो यहाँ पर सभी प्रकार के लोगों के लिए, सभी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी, स्टार्टअप, सभी नए नए युवा जो आ रहे हैं अपने यहाँ, वो काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं जी सर। सरकार की तरफ से उनको सुविधाएं भी मिल रही है, एजुकेशन सेंटर्स खोले हैं एमपी गवर्नमेंट ने भी अपने जी सर, तो वहां से उनको काफी एड भी मिल रही है, काफी उनको सहायता मिल रही है, सभी तरह की चीजें। तो आगे भविष्य जो है मध्य प्रदेश सरकार का वो बड़ा उज्जवल है जी सर। मध्य प्रदेश के जो उद्यमी हैं जी, रोज के नए नए प्रोडक्ट आते हैं, रोज की नई कंपनियां बन रही हैं, चाहे वो फार्मा सेक्टर ले लो आप, आईटी सेक्टर ले लो, फूड टेक ले लो आप, या फूड इंडस्ट्री ले लो, ऐसी लगभग सभी तरह की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, सभी के अंदर इंडस्ट्रियां नई नई खुल रही हैं। उसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से पूरी सहायता करती है।
जो कंपनियां आप अगर बनाने जाओगे तो एक सिंगल फॉर्म में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। नाम आपका अप्रूवल कराने से लेकर के आप डायरेक्टर बनने तक की और कंपनी इनकॉर्पोरेशन तक की सारी चीज़ें एक एक फॉर्म में सिंपल में हो रही है। उसके बाद में ट्रेडमार्क की भी कोई बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होती नहीं है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हम इसको जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना कर सके उतना उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। और अंत में मैं हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अरे कि सर, इस तरह से मुझे अपनी बात रखने के लिए उन्होंने एक जो प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं सर, हम हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के उन जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम हर एक अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग शख्सियत को हम बुलाते हैं जिनका एक्सपीरियंस हो। और हम चाहते हैं कि उनके कोई भी क्वेश्चन, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें ज़रूर ये वीडियो में कमेंट में आप डालिए। ज़रूर हम सर से दोबारा चर्चा करेंगे। अलग अलग कुछ ऐसे केसेस है, कोई ऐसा आपका इशू फंसा हुआ है तो हमारी टीम ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी। सर को दोबारा हम कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग लोगों को हम लाते रहेंगे। तो जो मैं बार बार बोलता हूँ, मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान, हम ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं जो अपने विचारों से, अपने कार्य से, अपने संघर्ष से सकारात्मक बदलाव लाते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए MP सेलिब्रिटी। धन्यवाद सर।